चलिए अब हमें सिर्फ लास्ट पढ़ना है जो हमारा है पैसिव रेसिस्टेंट। तो बाकी की चीज़ें हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसको हम बहुत अच्छे से करेंगे और इसी के साथ ही साथ हमारा जो ये लेक्चर होगा वो फिनिश होगा। तो हम इसको पढ़ने से पहले कुछ चीज़ें जानना ज़रूरी है, उनको जान लेते हैं, क्योंकि पैसिव रेसिस्टेंट जो है उसको हम हिंदी में बोलते हैं निष्क्रिय प्रतिरोध। तो इसके लिए हमें इसे समझने से पहले जो इनके आइडियाज़ थे जो उन्होंने नेशनलिज्म पे दिया था, राष्ट्रवादी विचार जो थे, वो हमें जानना पड़ेगा कि ये राष्ट्र के बारे में क्या सोचते हैं। वैसे तो हमने अपने लेक्चर में थोड़ा थोड़ा कवर किया है, बताया है कि क्या सोचते हैं। वो एक इंडिपेंडेंट जो नेशन था उसकी बात करते थे, एक स्वतंत्र राष्ट्र की बात करते थे, और उसके लिए उन्होंने ये भी मैंने बताया था कि वो भारत को कहते हैं कि जो भारत है वो एक माँ के रूप में, उन्होंने बुक लिखी थी द मदर्स, उसको ऐसे करके हम रिलेट कर सकते हैं, एक माँ के रूप में देखा है। और उसमें उन्होंने कहा कि जैसे एक माँ होती है वो अपने बच्चों का भरण पालन पोषण करती है, उसी तरह जो नेशन होता है, स्टेट होता है, वो हम सब की रक्षा करता है, हम सबका पालन पोषण करता है, भरण करता है। तो हम लोगों का जो कर्तव्य है वो एक नेशन के प्रति क्या होता है। ये व्यूज़ अरविंदो के हैं। उनके अकॉर्डिंग जो राष्ट्रवाद की जो फीलिंग है उसमें वो कहते हैं जब अगर हमें राष्ट्रवादी बनना है, जो असली राष्ट्रवादी व्यक्ति होंगे वो, उनको एक जो मैंने पहले ही बताया था जीवन के लक्ष्य में 3 लक्ष्य जो बताया था, उसमें बताया था कि वो आत्मसमर्पण की बात करते हैं और भारत माता को एक माँ के रूप में देखते हैं। तो उन्होंने कहा जो भारत है, इंडिया हमारी, वो एक कोई लैंड यानी कोई भूमि नहीं है, वो इट्स नॉट अ पार्ट ओनली लैंड, केवल भूमि का ही पार्ट नहीं है कि बस ये इतना पार्ट हमको दे दिया गया, ये हमारा भारत है, ये नहीं है। इसके पीछे हमारे बहुत सारे कर्तव्य हैं, बहुत सारे दायित्व हैं, और वो हम सभी को पूरा करना पड़ेगा, तभी हम असली मायने में एक राष्ट्रवादी और एक अच्छे समाज सुधारक बन सकते हैं। जो अति मानव का उनका कॉन्सेप्ट था उसको फॉलो कर सकते हैं। तो इसमें इन्होंने कहा अगर हम राष्ट्रवादी इनके विचार देखें तो उसमें वो ये कहते हैं कि जो भारत है उसको, एक तो इन्होंने ये कहा कि माँ के समान है, भारत माँ है, और जो राष्ट्रीय शक्ति है उसकी वो बात करते हैं। उसमें उन्होंने कहा कि उनका कोटेशन है एक, उसमें वो कहते हैं कि हमारा जन्म इसलिए हुआ है क्योंकि हम भारत को स्वतंत्र करा सकें। उसमें वो क्या कहते हैं कि भारत को स्वतंत्र कराने के लिए हमारा जन्म हुआ है। तो इसको आप ऐसे लर्न कर सकते हैं, भारत को स्वतंत्र कराने के लिए मेरा जन्म ही इसीलिए हुआ है ताकि हम भारत को स्वतंत्र करा सकें। इस तरह का कुछ कोटेशन है उनका, मैंने शॉर्टकट में मेंशन किया है, आप लर्न कर लीजिएगा। तो वो अपने जन्म को बताते हैं हमारा यही दायित्व है कि हम भारत को स्वतंत्र कराएं। लेकिन स्वतंत्र किससे कराना है, वो जो विदेशी जो चंगुल है उससे बाहर आने की बात करते हैं, यानी जो ब्रिटिश का प्रभाव था उससे स्वतंत्र होने की बात करते हैं। और वो इसमें कहते हैं हमें उन सारी चीज़ों का बहिष्कार करना चाहिए, उन सारी चीज़ों को अवॉइड करना चाहिए जो वेस्ट से बनी हुई हैं। क्यों? क्योंकि अगर हम देखें, मतलब जो राष्ट्रवादी विचार था उसमें उन्होंने यही कहा है, क्योंकि जो ब्रिटिश शासन प्रणाली थी उसमें उसके दुष्प्रभाव पे उन्होंने बात की है, यानी उसका क्या बैड इफ़ेक्ट पड़ा है उसके उसमें बात करते हैं कि इसने जो भारतीय इंडियन इकोनॉमी थी उसको नष्ट कर दिया है, यानी उसको डिस्ट्रॉय कर दिया है इंडियन इकोनॉमी को, क्योंकि जो उसकी एक स्वतंत्र वो होनी चाहिए थी इकोनॉमी, वो नहीं हो पाई, वो उसको उन्होंने अपने अंडर कर लिया, और इस वजह से जो उसकी क्वालिटी थी वो निकल के नहीं आ पाई। क्योंकि जैसे उसमें आपने देखा था एलिनेशन में वो बोलते हैं वेबर कि जो ब्यूरोक्रेसी है उसमें ऐसी चीज़ें होती हैं जो अपनी विशिष्टता को खो देते हैं। तो इसी तरह जब हम इनके प्रभाव में रहते हैं ब्रिटिश शासन के, तो वो जो कहते हैं हमें सिर्फ वही फॉलो करना पड़ता है, और इसलिए हमारी जो एबिलिटी है वो बाहर निकल के नहीं आ पाती। तो पहला तो वो ये कहते हैं कि ब्रिटिश शासन का जो दुष्प्रभाव नेशन पर पड़ा वो बहुत ही नेगेटिव इम्पैक्ट रहा, तो उसको हटाने की बात करते हैं। उसके लिए वो बहिष्कार करने की बात करते हैं, जो भी सामान विदेशी वस्तुओं से प्राप्त होता है उसके बहिष्कार की बात करते हैं, और जो चीज़ें अपने देश में बनी होती हैं, अपने देश में निर्मित होती हैं, उसको लागू करने की बात करते हैं। तो ये कुछ उनका
जो राष्ट्रीय विचार है वो ये है। तो उसमें इन्होंने ये बताया कि जब ये सारी चीज़ें लागू होंगी तभी एक हम स्वतंत्र राष्ट्र को बना पाएंगे। तो इसके लिए इन्होंने ये बताया, और इसमें इसी के साथ साथ उन्होंने कई चीज़ों को बताया है कि क्या क्या दुष्प्रभाव हो सकता है। तो आप इसको नोट कर लीजिए, फिर हम अपने जो कॉन्सेप्ट है, मेन कॉन्सेप्ट पैसिव रेसिस्टेंस, उसको डिस्कस करते हैं। तो देखिए, जो निष्क्रिय प्रतिशोध का सिद्धांत है वो सबसे पहले आयरलैंड के जो लोग थे वहाँ पे एक थे पारलेन, उन्होंने सबसे पहले इसको यूज़ किया था, इस नीति को। पैसिव रेसिस्टेंट जो था वो आयरलैंड के जो नीतिवादी थे उन्होंने इसको यूज़ किया था। उसमें एक पारलेन थे, उन्होंने इसको यूज़ किया। तो जैसे कि आपने देखा, जो राष्ट्रवादी सिद्धांत था वो वेदांत के दर्शन पे आधारित था, और उसमें उन्होंने कहा जो नेशन है उसमें एक भौगोलिक एकता होनी चाहिए, फ्रीडम होनी चाहिए, जैसे गांव में होता है, स्वायत्तता होनी चाहिए, स्वतंत्रता होनी चाहिए, फ्रीडम होनी चाहिए, और एक स्पिरिचुअलिटी होनी चाहिए। तो इस आधार पे एक नेशन की बात करते हैं जो सभी चीज़ों से फ्री हो। ये तो आपको समझ में आएगा। जब हम बात करते हैं निष्क्रिय प्रतिरोध की, तो उसमें उन्होंने एक इम्पॉर्टेंट चीज़ बोली है। उसमें वो ये कहते हैं कि जब हम निष्क्रिय प्रतिरोध की बात करते हैं तो इसका सीधा मतलब है जो हमें पॉलिटिकल जो फ्रीडम है वो मिलनी चाहिए। किसी भी तरह से हमें किसी के अधीन नहीं रहना है, और इसीलिए हमने जो पहले बताया ब्रिटिश का जो इम्पैक्ट था उससे वो अलग होना चाहते थे। और वो चाहते थे कि जो भी हमारे सोसाइटी में, जो भी हमारे समाज में चीज़ें निर्मित हो रही हैं उनका हम यूज़ करें, ना कि जो विदेश में चीज़ें बनाई जा रही हैं हम उनका प्रयोग करके उनकी इकोनॉमी को इंक्रीज़ करें। और इससे क्या होगा, जब हम अपने देश की चीज़ों को यूज़ करेंगे तो हमारी जो एबिलिटी है वो भी इंक्रीज़ होगी और हम सेल्फ डेवलपमेंट कर पाएंगे। तो इस तरह से वो आत्मज्ञान पे फोकस करते थे, और इसीलिए उन्होंने जब अपना जो थ्योरी दिया था ह्यूमन साइकिल का, उसमें लास्ट वाले में वो स्पिरिचुअलिटी पे बात करते हैं, और उसके माध्यम से वो ये कहना चाहते हैं हर व्यक्ति को आत्मज्ञान होना चाहिए। अपने ज्ञान के आधार पे जो भी चीज़ें वो प्राप्त करे वो ज़्यादा रैशनल होगा और वो उसे बहुत अच्छे से समझ में आएगा, ना कि वो किसी के अधीन रहकर या जो जितना कहता गया बस हम उतना करते गए, तो हमारी जो एबिलिटी है वो निकल कर बाहर नहीं आ पाएगी। तो इसी को वो कहते हैं कि हमें निष्क्रिय प्रतिरोध में क्या करना है, बाकी जो विदेशी की चीज़ें हैं उनको बहिष्कार करना है, लेकिन वो किस तरीके से करना है उसी को कहते हैं निष्क्रिय प्रतिरोध। और इसमें वो पॉलिटिकल फ्रीडम की बात करते हैं और राजनीतिक रूप से स्वतंत्र होने की बात करते हैं। लेकिन हम ये कैसे हो सकते हैं, उसके कई तरीके हैं। जैसे हम प्रार्थनाओं का यूज़ कर लें, उसको यूज़ करके फ्रीडम पा सकते हैं, या फिर हम जो विद्रोह है वो करके फ्रीडम पा सकते हैं। और एक तीसरा रास्ता उन्होंने बताया कि हम आत्मज्ञान करके फ्रीडम को गेन कर सकते हैं। तो ये जो हम तरीका अपनाएंगे आत्मज्ञान का, इसके माध्यम से जब हम फ्रीडम, पॉलिटिकल फ्रीडम गेन करेंगे, तो इसको हम कहेंगे निष्क्रिय प्रतिरोध। क्योंकि वो वॉयलेंस को नहीं चाहते थे, वो चाहते थे हमें फ्रीडम तो मिले लेकिन उसके लिए हम वॉयलेंस ना करें। रैशनल एटीट्यूड करके, आत्मज्ञान करके, इन सब चीज़ों का बहिष्कार करके जो सोसाइटी की इकोनॉमी को रोक रही है या सोसाइटी में किसी भी तरह से बाधा पहुँचा रही है, सामाजिक समस्या क्रिएट कर रही है, उन चीज़ों को हटा के हम उन चीज़ों को फॉलो करें जिससे हमारा बेनिफिट होगा। और उन्होंने ये कहा कि इसमें हमें किन किन चीज़ों का बहिष्कार करना है, किस किस चीज़ों को हमें अवॉइड करना है। उसमें उन्होंने बताया कि हमें क्या करना है, जो टैक्स गवर्नमेंट ले रही है, कर, वो हमें नहीं देना है। जब हम उसको नहीं देंगे तो हमारा वहाँ से जो विदेशी चंगुल है उससे हम थोड़ा अलग हो पाएंगे। उसके अलावा जितने भी गवर्नमेंट स्कूल हैं, कॉलेजेस हैं, उनमें हमको बच्चों को दाखिला एडमिशन नहीं देना है। उसके अलावा क्या करना है, जो हम अपने आधार पे, सेल्फ नॉलेज के आधार पे जो अपने कॉलेज खोलें उसमें हम अपने बच्चों को एडमिशन दिलाएं। उसके अलावा वो कहते हैं जितनी भी वस्तुएं
विदेश से बनी हैं उनको हम नहीं खरीदेंगे, हमारे जो देश में बनेगी, जो हमने पहले ही बताया था, उसको हम खरीदेंगे और अपने ही देश में जो काम होगा उसमें हम सहयोग करेंगे। तो ये सारी चीज़ें फॉलो करके हम निष्क्रिय प्रतिरोध की धारणा को अपना सकते हैं। और इसके लिए इन्होंने कहा जब हम निष्क्रिय प्रतिरोध के कॉन्सेप्ट को अपनाएंगे तो उससे क्या होगा, उससे ये होगा लोग इसमें बढ़ चढ़ कर पार्टिसिपेट करेंगे, क्योंकि लोगों को थोड़ा मनोबल बढ़ेगा कि हाँ इसमें जन धन की हानि नहीं हो रही है, लाभ हो रहा है, तो लोग थोड़ा पॉजिटिव होंगे, लोग थोड़ा अवेयर होंगे कि हमें इसमें पार्टिसिपेट करना चाहिए, तो ज़्यादातर लोग इसमें भाग लेंगे, पार्टिसिपेट करेंगे और उनको लाभ होगा। तो ये सारी चीज़ें आपको इसमें देखे, जब किसी को कोई बेनिफिट मिलता है तभी वो उसमें आगे आएगा। तो अगर हम इसको अपनाएंगे, विद्रोह करके फ्रीडम करेंगे, तो फिर लोग आगे नहीं आएंगे, पीछे हटने लगेंगे कि इसमें लॉस हो जाएगा। लेकिन जब हमारा आत्मज्ञान होगा, जब हमारे नॉलेज को इन्हेंस करेंगे हम, तो लोग और आगे आएंगे और उसको बढ़ाएंगे। तो इसका सीधा कहने का मतलब है कि जब हमें फ्रीडम लेने के लिए कोई वॉयलेंस नहीं करनी है, ऐसे ही नॉर्मली तरीके से हमें फ्रीडम लेनी है, तो उसको हम कहेंगे निष्क्रिय प्रतिरोध या पैसिव रेसिस्टेंट का कॉन्सेप्ट को अपनाते हुए हमें फ्रीडम चाहिए होती है। गवर्नमेंट के जो हम जिस भी गवर्नमेंट चल रही होती है, वैसे तो उस टाइम पे वो कांग्रेसी गवर्नमेंट की बात कर रहे हैं अपने उसमें, तो उससे वो मुक्ति चाहते थे और वो चाहते थे कि जो कांग्रेसी नेता हैं, जो पॉलिटिशियन हैं, वो सरकार को, वो लोगों को हेल्प करें। वो पूंजीवादी जो नीति थी उसके विरोधी थे और जो समाजवादी नीति थी उसको फॉलो करते थे। लेकिन वो चाहते थे कि गवर्नमेंट का इतना ज़्यादा वो ना हो, जो भी लोग रहते हैं उनको फ्रीडम मिले, अपने अधिकार के लिए वो बात कह सकें, अपना सेल्फ डेवलपमेंट कर सकें, ह्यूमन डेवलपमेंट कर सकें, इसकी वो बात करते थे। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा, बहुत ज़्यादा इसमें है नहीं। बाकी हमें दो चीज़ें और छोटी छोटी देखनी है, वो बहुत ही छोटी हैं, जिसमें हम पॉलिटिकल व्यू देखेंगे और देखेंगे उनके रिलीजन पे व्यू क्या थे। और वैसे यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है, जो पैसिव रेसिस्टेंट की उन्होंने बात की थी, तो उन्होंने इसको वंदे मातरम, जो उनकी पत्रिका थी, जो हमने पहले ही बताया था, उसमें इन्होंने पब्लिश किया था आर्टिकल अपना। तो उसमें लिखा था, कहीं पूछ ले कि ये वाला जो आर्टिकल था वो किस में बात की थी, तो वो अपनी पत्रिका वंदे मातरम में इसकी बात करते हैं। तो ये कुछ इम्पॉर्टेंट चीज़ें थी जो मुझे लगा डिस्कस करें, तो आप इसको नोट डाउन कर लीजिए, कुछ खास नोट करने को है नहीं। फिर हम दो चीज़ों को बता के फिर हम अपना लेक्चर फिनिश करते हैं। ओके, नाउ वी विल डिस्कस अबाउट इंडियन स्टेट के बारे में उन्होंने क्या अपने आइडियाज़ दिए। तो जब वो राजनीतिक दर्शन की बात करते हैं, उसी में आगे अपनी बात को बढ़ाते हुए जब पॉलिटिकल व्यू या जो उनका राजनीति के प्रति जो उनका आइडिया था, उसमें उन्होंने जो अपनी बात कही है, भारतीय स्टेट राज्य कैसे होने चाहिए, उसमें उन्होंने एक वो था इंदु प्रकाश न्यूज़पेपर था, जो कि पुणे से पब्लिश होता था। उसमें एक उन्होंने आर्टिकल लिखा था, वो आर्टिकल था द न्यू लैम्प्स फॉर ओल्ड। ये एक आर्टिकल उन्होंने लिखा था जो कि पब्लिश हुआ था इंदु प्रकाश में, और ये एक न्यूज़पेपर था, पुणे से पब्लिश हुआ था। तो इसमें इन्होंने कुछ क्रिटिक दिया था, जो वामपंथी होते थे उसके खिलाफ उन्होंने कुछ विचार लिखे थे कि किस लिए हम जो कांग्रेसी नेता हैं उसके आइडियाज़ को ना फॉलो करें, क्योंकि वो हेल्प नहीं पहुंचा पा रहे हैं, ऐसे करके कुछ आइडियाज़ इस पे इंडियन स्टेट पे देते हैं। और उसमें जो मैंने बताया कि वो फ्रीडम की बात करते थे, तो कुछ कौन सी फ्रीडम की बात करते थे, जिसमें वो नेशनल फ्रीडम की बात करते हैं और इंटरनल फ्रीडम की बात करते हैं और इंडिविजुअल फ्रीडम की बात करते हैं। इन तीन फ्रीडम की बात करते हैं वो, और इसके आधार पर वो राष्ट्र में इस
तीन तरह की स्वतंत्रता की बात करते हैं, जिसमें राष्ट्रीय स्वतंत्रता हो और जो इंटरनल आंतरिक स्वतंत्रता हो और व्यक्तिवादी स्वतंत्रता हो। तभी उन्होंने कहा कि कोई भी जो राष्ट्र है या स्टेट है वो अच्छा हो सकता है। इसी के साथ साथ उन्होंने सेल्फ डेवलपमेंट की बात की है, आत्मज्ञान की बात की, जो मैंने बार बार आपको बताया है। और इसमें वो जो विदेशी चीज़ें थी उसके बहिष्कार की बात करते हैं। इसके लिए उन्होंने एक कॉन्सेप्ट दिया न्यू पार्टी में उन्होंने 4 चीज़ों की बात की। 4 चीज़ें वो कौन सी हैं? एक तो वो स्वदेशी की बात करते हैं, इसका मतलब है कि जो अपने देश में चीज़ें बन रही हैं उसका प्रयोग करो। और राष्ट्रीय शिक्षा की बात करते हैं। इसी के साथ साथ उन्होंने आत्मज्ञान की भी बात की है। और वो कैसे होगा? जब हम बाहरी चीज़ों का बहिष्कार करेंगे। और लास्ट वाला उनका है स्वराज्य की भी बात की। तो ये 4 चीज़ों की उन्होंने बात की है। जब वो न्यू पार्टी की बात करते हैं तो उनके अकॉर्डिंग ये 4 चीज़ें होनी चाहिए। और ये 4 चीज़ें कब होंगी, इसी को उन्होंने न्यू पार्टी बताया। न्यू पार्टी का मतलब है कि एक नया स्टेट तब बनेगा जब हम उसमें इन 4 चीज़ों की बात करेंगे। वो 4 चीज़ें कौन सी? अपने देश में बनी जो चीज़ें बन रही हैं उनका प्रयोग करें। राष्ट्रीय शिक्षा ऐसी होनी चाहिए जिसमें हम, जो मैंने बताया था, गवर्नमेंट को ज़्यादा हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। और आत्मज्ञान कैसे होगा? जब हम बहिष्कार करेंगे विदेश में बनने वाली चीज़ों का। उसके बाद हमारा है स्वराज्य, हमारा राज्य अपने स्टेट होने चाहिए, अपने राज्य होने चाहिए। तो इन 4 चीज़ों को फॉलो करते हुए जो हमारा स्टेट बनेगा वो न्यू पार्टी की इस पर्सपेक्टिव में बात करते हैं। और इसमें उन्होंने ये इम्पॉर्टेंट चीज़ कही कि जो भी हमारा स्टेट है वो उसमें हम तभी पूर्ण रूप से भारतीय हो पाएंगे जब हम इन सारी चीज़ों को फॉलो करेंगे। और व्यक्ति के वो सेल्फ डेवलपमेंट की बात करते थे, आत्मज्ञान की बात करते थे। तो आपने देखा, जब तक ये आत्मज्ञान नहीं होगा, सेल्फ डेवलपमेंट नहीं होगा, तब तक कि कोई भी स्टेट जो है वो फ्री नहीं हो सकता, वो स्वतंत्र नहीं हो सकता। तो यही बस वो बात कर रहे थे कि हमें अपने जो भारतीय जो ट्रेडिशन है उसको वापस लाना है, यानी भारतीय परंपरा को वापस लाने की बात करते थे, उसको बनाए रखने की बात करते थे। और उसमें वो बात करते थे कि व्यक्तियों में एक सृजनशीलता होनी चाहिए, उसमें उनकी एबिलिटी बाहर निकल के आनी चाहिए, तभी जो रियल एक्चुअल एबिलिटी है वो आएगी। ना कि हम बस उनका जो भी ब्रिटिश वेस्ट है उसको फॉलो करते जाएं और हमें उसकी वो मिल जाएगी। तो उन्होंने कहा कि हम वेस्ट के जो ट्रेडिशन है उसको फॉलो ना करें, उसको वो रिजेक्ट करने की बात करते थे। और जो हमारी इंडियन ट्रेडिशन है उसको फॉलो अप करके उसको बनाए रखना चाहते थे। तो ये कुछ हमारे विचार थे जो उन्होंने भारतीय राज्य पे विचार दिए थे वो। अब इसके बाद हमारा छोटा सा कॉन्सेप्ट और है, जो वो भारतीय धर्म है उसके पुनर्जीवन की बात करते हैं। उसको पढ़ लेते हैं, फिर हमारा जो लेक्चर है वो फिनिश हो जाएगा। तो आप इसको नोट कर लीजिए, फिर मैं फटाफट वो कर लूँ। देखिए, जब हम उनके विचार हिंदू धर्म के पुनर्जागरण पे बात करते हैं तो उसका ये मतलब है हिंदू धर्म को फिर से वो इस्टेब्लिश करना चाहते थे। अब इसका मतलब ये तो नहीं कि फिर से पुराना होगा, उसका मतलब ये है कि उसमें थोड़ा सा इम्प्रूवमेंट करना चाहते थे। वो इम्प्रूवमेंट कैसे कि जो हिंदू धर्म में जो भी चीज़ें बताई गई उनको फॉलो करें, लेकिन वो किस तरह से फॉलो करें कि जो भी व्यक्ति है वो अपनी प्रतिभा को निखार सके, यानी अपने जो उसके अंदर एबिलिटी है उसको दिखा सके। और वो कैसे होगा? इसके लिए वो जो इंडियन स्टेट है उसमें मैकेनिकल जो स्टेट होता है उसको नहीं फॉलो करना चाहते थे, यानी जो मशीन से चीज़ें बन रही हैं, नियम कानून पे जिस पे फोकस किया जाता था उस पर नहीं फोकस कर रहे थे। इसीलिए वो इसके लिए गांधीवादी दर्शन से प्रभावित थे और निष्क्रिय प्रतिरोध की जो अवधारणा दी थी वो गांधीवाद से प्रभावित होकर दी थी। और उसी में वो स्वदेशी स्वराज्य की बात जो मैंने बताई वो करते हैं। और उसी में वो कहते हैं कि हमें विदेशी चीज़ों का बहिष्कार करना चाहिए और तभी हम असल में अपने भारतीय राष्ट्रवादी की जो
सद्भावना है उसका विकास कर सकेंगे। तो ये तो कुछ बात हो गई उसकी। तो मैंने इसको इसलिए बताया कि वो इसी पर्सपेक्टिव में कहते हैं कि जो पहले से ही बना हुआ है उसको हम फॉलो करके और बस नियम कानून पे ही करके हम अपनी एबिलिटी को नहीं निकाल सकेंगे। तो इसमें जो स्वामी विवेकानंद के आइडियाज़ थे हिंदू धर्म पे और बंकिम चंद्र चटर्जी के जो आइडियाज़ थे, उन्होंने जहाँ पे अपने काम को छोड़ा था उसी को आगे बढ़ाते हुए थोड़े से इन्होंने अपने विचार दिए हैं। और उसमें वो क्या कहते हैं, तो पहले हम यहाँ पे मेंशन कर दें कि जो विवेकानंद थे और जो चटर्जी थे उनके जो विचार थे उसको आगे बढ़ाने का काम किया इन्होंने। तो उसमें इन्होंने जो हिंदू धर्म था उसमें नव वेदांत जो की अवधारणा थी उसको इंक्लूड किया। और अगर हम नव वेदांती अवधारणा की बात करें कि ये क्या होता है, तो वेदांत का जो मतलब होता है वो सीधा मतलब होता है निस्वार्थ कर्म करना होता है, यानी निस्वार्थ आप अपना काम करते जाइए, उसमें कोई स्वार्थ ना हो आपका। और वो जो कर्म आप करेंगे वो आपको कैसे करना है, निरंतर। जब आप निरंतर कर्म करेंगे, क्योंकि आप ये जो पहले ही जो अरविंदो थे वो पहले ही जो इनके आइडियाज़ थे वो गीता के उपदेश से थोड़ा प्रभावित थे। तो गीता किस पे फोकस करती, कर्म पे। तो इसीलिए इन्होंने हिंदू धर्म में इन्होंने कहा ये चीज़ और इंक्लूड होनी चाहिए कि नव वेदांत वाला जो अवधारणा थी उसमें उन्होंने कहा वेदांत का मतलब है निस्वार्थ कर्म और निरंतर कर्म। तो जब हम किसी भी चीज़ के लिए कंटिन्यूअसली जब वर्क करेंगे और उसमें हमारा कोई स्वार्थ नहीं होगा तो वही हमारा असली धर्म होगा। तो उन्होंने कहा हम सभी भारतीयों को अपना काम करना चाहिए, निरंतर काम करना चाहिए, और तभी हम एक सफल राष्ट्रवादी और इस तरह से हम एक राष्ट्र नेशन का निर्माण करेंगे जिसमें हमारी सृजनशीलता निकल के आएगी। तो इन्होंने कहा कि जो भारतीय जो स्टूडेंट हैं उनके लिए बोलते हैं कि जो व्यक्ति हैं उसमें सिर्फ धर्म का काम यही नहीं है कि आप बस रूल्स को फॉलो कर लें, बल्कि आप ऐसे काम करिए कि आपकी जो प्रतिभा है वो बाहर निकल के आए। तो उसी में वो बोलते हैं कि जो भारतीय विद्यार्थी हैं उनका काम केवल यही नहीं है कि हम सिर्फ धर्म के रास्ते पे चलते जाएं, बल्कि ये उनका कोटेशन है कि जो भी उनकी प्रतिभा है उसको हम यूज़ कर पाएँ। तो प्रतिभा की भी वो बात करते हैं, और वो कैसे होगा, जब हम निरंतर कर्म करेंगे तो ही हमारी जो प्रतिभा है वो निकल के आएगी। इसलिए उन्होंने निरंतर कर्म पे फोकस किया है। और इसके लिए उन्होंने कहा है कि जितनी भी धर्म में चीज़ें थी, जो भी धर्म होगा हमारा वो निस्वार्थ कर्म करना पड़ेगा। और यहाँ पे ये इम्पॉर्टेंट है कि धर्म में वो नव वेदांतवाद को ज़्यादा इम्पोर्टेंस देते हैं। स्टेट के पर्सपेक्टिव में उन्होंने कहा कि जो राज्य है वो एक जो भी लोग हैं उनके लिए हेल्प तो करता है, मतलब सहायता तो करता है, लेकिन वो जो सामूहिक ग्रुप होता है उनका वो उतना समृद्धशाली सहायता नहीं कर पाता है। तो इसकी इतनी सहायता नहीं कर पाता है। और दूसरा वो कहते हैं कि इसमें उन्होंने अतिमानववादी जो कॉन्सेप्ट दिया वो, और इसी के साथ साथ उन्होंने सेल्फ डेवलपमेंट की बात की। तो सेल्फ डेवलपमेंट की बात करते हैं, और इसी पर्सपेक्टिव में बाकी कुछ ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं, दो कोटेशन और इम्पोर्टेंट हैं, तो मैं उनको मेंशन कर दूं, आप नोट डाउन कर लीजिएगा। बाकी कुछ ज़्यादा है नहीं, और यही सब कुछ है। बाकी जो हिंदू धर्म के पुनर्जागरण की बात की उन्होंने, उसमें निस्वार्थ कर्म पे ही फोकस किया है। तो आप इसको लिख लीजिए, फिर मैं वो 2 कोटेशन मेंशन कर देती हूँ। ओके, मैंने आपको जितना बताया बस उतना ही इम्पोर्टेंट है, उसके अलावा और कुछ ज़्यादा इम्पोर्टेंट है नहीं। तो मैंने ये कोटेशन इसलिए मेंशन कर दिया कि आप इसको नोट कर लो, क्योंकि मैंने इसको शॉर्टकट में बताया था। जो प्रतिभा के लिए, वो एक्चुअल में उन्होंने ये कहा है, हिंदुओं की प्रतिभा कर्म के लिए नहीं है बल्कि चिंतन आकांक्षाओं के लिए भी है, ताकि उसे कर्म में बदला जा सके। तो ये बात मैंने इनडायरेक्टली शॉर्टकट में बताई कि निरंतर कर्म में बदला जा सके, यानी उनकी हम एबिलिटी को देख पाएँ। तो केवल हिंदुओं की प्रतिभा जो है वो कर्म के लिए ही नहीं है, लेकिन इसके लिए भी है हम उनके पास ऐसी रैशनैलिटी आ पाए कि जो उनकी थिंकिंग है उसको हम किस में बदल सकें, एक कर्म में बदल सकें। तो ऐसी एबिलिटी की, ऐसे रिलीजन की वो बात करते हैं जिसमें हम हिंदुओं के जो काम है उसमें उनकी जो रैशनैलिटी है, जो थिंकिंग है, वो बाहर निकल के आ पाए, उनकी प्रतिभा निकल के आ पाए। और इसीलिए वो अपने जो स्वदेश की बात करते हैं, अपने देश के में जो निर्मित वस्तुएं हैं उनका निर्माण
निर्माण हो सके, अपने देश का निर्माण हो सके, अपने नेशन का निर्माण हो सके और हम अपने नेशन की जो है हेल्प कर सकें, अपने जैसे मदर के रूप में उसकी हेल्प कर सकें, क्योंकि वो हमें मदर की तरह हमारी हेल्प करती है। तो हमें भी उसको, जो ये रिलीजन है वो व्यक्तियों के हृदय से आना चाहिए, ना कि वो ऐसे कोई फोर्सफुली होना चाहिए कि भाई रिलीजन में कहा गया तो हमने इसको फॉलो कर लिया। वो हमारे अंदर से आना चाहिए। वही आध्यात्मिक विकास है, वही आंतरिक ज्ञान है, वही जो इंटरनल डेवलपमेंट की बात करते हैं, इंडिविजुअल डेवलपमेंट की बात करते हैं, वो वही है, वही अति मानव है, वही सुपर मानव है। और उसी के पर्सपेक्टिव में उन्होंने पैसिव रेसिस्टेंट की बात की है। और उसी में उन्होंने कहा कि जो व्यक्ति है, क्योंकि वो गीता के उपदेश से प्रभावित थे, तो आपने उनकी बुक्स में भी देखा है कि किस तरह से उपनिषद में और कैसे वो गीता में कहते हैं कि कर्म पे फोकस करो, कर्म योगी वाली बुक में आप देख सकते हैं। तो वही निरंतर कर्म की बात करते हैं, और किस लिए कि हम उनकी एबिलिटी को उनके काम में बदल सके, उनके जो सृजनशीलता है वो बाहर निकल के आ सके। तो क्लियर हो गया। अब इसमें इन्होंने जो कोटेशन दिया था, वो जो स्टेट के बारे में दिया था, वो एक ये था, राज्य को एक सुविधा तो है लेकिन अपेक्षाकृत जो सामूहिक विकास है उसके लिए एक भद्दी सुविधा है। ये ऐसे करके कोई कोटेशन था, तो मैंने मेंशन कर दिया कि आए तो वैसे तो आप कर लेंगे स्टेट के बारे में, क्योंकि वो स्टेट को बहुत अच्छा नहीं मानते थे, तो इसलिए कहते थे स्टेट में वो 4 चीज़ें होनी चाहिए जो मैंने न्यू पार्टी में बताई कि विदेशी चीज़ों का बहिष्कार करें, और 100 राज्य हो, 100 देश हो, और राष्ट्रीय शिक्षा हो, और जो कर वगैरह है उसको हम मुक्ति देके फिर हम एक ऐसा नेशन बनाएं जो फ्रीडम, इंडिविजुअल फ्रीडम देता हो, ऐसा स्टेट की बात करते हैं वो। इसके अलावा उन्होंने अति मानसिक विकास और आध्यात्मिक विकास की बात की। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, क्योंकि स्टार्टिंग से ही हमने ये लेक्चर ही अपना यहाँ से स्टार्ट किया था, स्पिरिचुअल डेवलपमेंट की वो बात करते हैं, तो ये इनकी पूरी थीम पे सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है। और इसके अलावा 2 कोटेशन मैंने और लिखे हैं। इनको आधुनिक भारत का पैगंबर कहा गया है, और किसने कहा है, वो हैं स्पलबर्ग। ये पूछ सकता है किसने अरविंदो को आधुनिक भारत का पैगंबर कहा, तो वो हैं स्पलबर्ग। और भारत का महानतम जीवित योगी किसने कहा है, तो वो हैं DK राय, यानी दिलीप कुमार राय। तो मैंने ये 2 कोटेशन लिख दिए हैं। ये भी कहा जा सकता है कि भारत का महानतम जीवित योगी किसे कहा जाता है, तो वो हो जाएंगे अरविंदो। किसने कहा है, दिलीप कुमार रॉय ने। आधुनिक भारत का पैगंबर किसे कहा जाता है, अरविंदो को। किसने कहा है, स्पलबर्ग ने। तो ये 2 इम्पोर्टेंट कोटेशन है, और ये 2 तो मैंने इनको क्लियरली मेंशन कर दिया। और रिलीजन के पर्सपेक्टिव में ये कोटेशन भी इम्पोर्टेंट है। तो कुछ ये था शॉर्ट नोट जो मैंने इसके हिंदू धर्म के बारे में दिया। और इनकी डेथ कब हुई थी, वो हुई थी 5 दिसंबर 1950 को। ठीक है, तो इस तरह से हमने इसको कवर किया। हालांकि बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग नहीं लगा होगा आप लोगों को, क्योंकि हम लोग पॉलिटिकल वेव्स और थोड़ा ये कम पढ़ते हैं, सोशोलॉजिस्ट को ज़्यादा पढ़ते हैं, तो हमारी थिंकिंग भी वैसी हो जाती है। लेकिन हमारे सिलेबस में है और क्वेश्चंस आते भी हैं, आने भी हैं, तो हमने सोचा कि हम इस पर जितना नॉलेज शेयर कर सकते हैं उतना शेयर कर दें। हालाँकि बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग नहीं हो पाया होगा, या मे भी हुआ होगा, तो ये तो आप लोग पर डिपेंड है कि आप लोग उसको कैसे लेते हैं। मेरा सिर्फ इतना मकसद है, अगर आप इनकी बुक्स को भी अच्छे से देख लेंगे तो शायद इनकी थ्योरीज़ को भी कर पाएंगे, और अगर इनके कॉन्सेप्ट पता होंगे तो आप कॉन्सेप्ट के डीपली अंडरस्टैंडिंग में जाने की नीड नहीं होगी, आपको समझ में आ गया होगा। या फिर अगर आपने एक बार ध्यान से देखा होगा तो आपको कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ नया मिला होगा, ज़रूर मिला होगा। और मुझे नहीं लगता है कि इसके बाहर से कोई ऐसा क्वेश्चन आना चाहिए अरविंदो से रिलेटेड जो छूट जाए और जिसको मैंने कवर ना किया हो। तो आई होप आपको कुछ बेनिफिट मिलेगा हमारे लेक्चर से, और कुछ ना कुछ एग्ज़ाम में इसमें से ज़रूर मिलेगा आपको। तो बने रहिए हमारे लेक्चर के साथ, और इसी तरह हम अब नेक्स्ट पार्ट में नेक्स्ट थिंकर को कवर करेंगे। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।